नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आप देख रहे हैं घमासान.com। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस ज्योति जैन। मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, मैम राइटर हैं, पोइट हैं और प्रोफेसर भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। साहित्य मैं आपको नहीं समझा सकती, मैम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपकी फैमिली रही, फिर एजुकेशन रहा, फिर कैसे लेखन के और साहित्य के क्षेत्र में आ पाए, ताकि हमारे दर्शक जान सके आपको। बचपन जो है मेरा वो मंदसौर से मैं हूँ बेसिकली, और हमारे यहाँ पर एक साहित्य का वातावरण था। घर में माँ बाबूजी चूँकि पढ़ने के शौकीन थे, तो प्रेमचंद से लेकर के धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इस तरह की पत्रिकाएं हमारे यहाँ आती थी। और चूंकि उस वक्त मेरा बचपन था, तो बाबूजी मेरे लिए बाल पत्रिकाएं, नंदन, पराग, चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं घर में आती थी। तो एक घर में पढ़ने का वातावरण मिल जाता है आपको, तो शायद मेरा रुझान उस तरफ रहा। पढ़ाई में मैं बिल्कुल औसत विद्यार्थी थी। गणित के जो पहाड़ हैं वो मुझे पहाड़ के समान लगते थे, और सप्लीमेंट्री भी आ गई, लेकिन एक जो साहित्य के प्रति अनुराग था वो बना रहा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा बचपन है वो मतलब हमारे परिवार में आर्थिक अभाव था, लेकिन सांस्कृतिक विरासत के मामले में हम बहुत समृद्ध थे। तो मुझे लगता है कि उसका असर कहीं ना कहीं मुझ पर रहा, और इसलिए आगे जाकर के लेखन के प्रति रुझान हो गया। कब से स्टार्टिंग की लेखन के क्षेत्र में, मींस ऑफिशियली रूप से आप कब से लेखन स्टार्ट किया आपने? ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन जब मैं हायर सेकेंडरी में थी, अहिल्याश्रम स्कूल में थी, और वहाँ श्रीराम ताम्रकर सर जो हैं वो मेरे शिक्षक नहीं, मैं उन्हें गुरु कहती हूँ, क्योंकि शायद उन्होंने मेरी रुचियों को भांप लिया था। तो वो मुझे 2-2, 4-4 लाइनें लिखवाते थे। जब स्कूल में आमतौर पर कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर मैं लिखती, और वो मुझे बड़ा प्रोत्साहन देते कि शाबाश, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता था कि एक जो बीज होता है वो वहाँ पड़ गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ आकाशवाणी में एज अ कैजुअल अनाउंसर मैंने काम शुरू किया। तो जब हम रेडियो पर प्रोग्राम देते हैं तो जो हमारी अंदर की जो लेखन क्षमता होती है वो बाहर आती है जब हम प्रस्तुति देते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लेखन की शुरुआत हुई। और फिर पहला आर्टिकल, ऐसे कई बार क्या होता है कि कुछ अपन आसपास जो परिवेश होता है वो देखते हैं, तो विचारों से हम एकदम वो हो जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो उस पर एक कलम चली, और वो एक छोटा सा आलेख मैंने नई दुनिया में भेजा और वो छप गया। तो कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो है वो तब से शुरुआत हुई। उस बात को हो गए करीब 28-29 साल। तो तब से फिर जो प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो अखबारों में तब मैं नियमित अपने आर्टिकल्स या लघु कथाएं, कविताएं छपते रहे। वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर मतलब पहले से भी रहा है, अभी भी है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? पहले तो ये कि हम ये समझ लें कि हम वुमेन एम्पावरमेंट किसे मानते हैं। कई जो नारी मुक्ति के पक्षधर हैं उन्हें मैं तथाकथित कहती हूँ। तथाकथित इसलिए कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आप नारी को किस चीज़ से मुक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आधी आबादी है वो अपने आप में बहुत सक्षम है, और भीतरी ताकत जो है वो स्त्री में पुरुष से कहीं ज़्यादा है। तो कई बार मुझे महसूस होता है कि नारी शक्ति को बरगलाया जाता है, एक बाजार का केंद्र बना दिया गया है उसको, इस चक्कर में कि भाई आप तो अब आपको आज़ाद होना है। मैं चाहती हूँ कि आज़ाद जो हैं वो विचारों से हो, सोच से हो। मैं परिधान को आज़ादी का द्योतक नहीं मानती हूँ। तो स्त्री आत्मनिर्भर हो, और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आत्मनिर्भरता का मतलब सुबह 9 से 5 का नौकरी करके पैसा कमाना आर्थिक आत्मनिर्भरता हो सकती है,
पर उसे पूरे परिदृश्य में हम आत्मनिर्भर नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जो स्त्री कमाती है वो अपनी मर्जी से अपना पैसा भी खर्च नहीं कर पाती, जबकि आत्मनिर्भरता वो है कि अगर स्त्री कमाती नहीं है तब भी अपने पति का कमाया हुआ पैसा उसे बिना पूछे खर्च करने की आज़ादी हो। ये स्थिति आदर्श स्थिति है। महिलाओं को किस तरह से सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है, या वो खुद को किस तरह मजबूत बना सकती हैं? महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना कतई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद हैं। हम शारीरिक संरचना के आधार पर ये मान सकते हैं कि स्त्री थोड़ी कोमल होती है, लेकिन हृदय से स्त्री ज़्यादा मजबूत होती है। 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगी कि एक तो जो प्रसव पीड़ा है वो स्त्री ही सहन कर सकती है, पुरुषों के बूते की बात नहीं है। दूसरे कि आप कहीं भी देख लीजिए, विकट परिस्थितियां होती हैं तो स्त्री ज़्यादा संतुलित रहती है। पुरुष जल्दी घबराता है, स्त्री नहीं घबराती। और एक चीज़ और यह है कि हम स्त्री को मजबूत बनाने के लिए आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि आरक्षण दीजिए। भाई, आरक्षण की बैसाखी की ज़रूरत क्यों जब स्त्री में योग्यता है? तो मैं आरक्षण का विरोध करती हूँ, क्योंकि स्त्री कमज़ोर नहीं है, उसे अपनी योग्यता के बलबूते पर आप आगे आने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। आरक्षण की बैसाखियाँ उसको मत पकड़ाइए। तो स्त्री अपने आप में सक्षम है, सिर्फ ज़रूरत यह है कि वो अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। हम एक आम गृहिणी से कई बार सवाल करते हैं कि आप क्या करती हैं, तो कहती कुछ नहीं करती। अरे कुछ कैसे नहीं करती है? पूरा परिवार संभालती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो स्त्री स्वयं का सम्मान करे, अपने आप को कमतर न आके, तो वो सक्षम है और उसे किसी और के सहारे की या उसको सक्षम बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। कई जगह ये देखा जाता है कि लड़कियों को, महिलाओं को जब वो कुछ करने की सोचती हैं तो रोका जाता है। ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसको करके क्या करोगी, ऐसी चीज़ें हमको सुनने में आती है। या शॉर्ट वर्ड में मैं कहूँ तो डोमिनेट किया जाता है महिलाओं को कई जगह। तो जो ये कर रहे हैं, रोक रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सीख देंगे? उन्हें मैं क्या सीख दूंगी? उनको तो मुंह तोड़ जवाब आजकल की युवतियां दे रही हैं, अपने कामों से, अपनी सफलता से और अपनी योग्यता से। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है कि मैं जिस समाज की बात कर रही हूँ, ये वो समाज है जहाँ हम लोग रहते हैं। मुझे लगता है हमको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आधी की आधी या उसकी आधी आबादी ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप देखिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अभी महिलाओं को, जिस क्षेत्र को महिलाओं ने नहीं छुआ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र है। अभी मैं हाल ही की एक खबर थी करीब 5-6 दिन पहले कि ITI ने 60 महिला ड्राइवरों को ट्रेन किया है। 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग हुई है और वो फर्राटे से गाड़ी चलाती हैं। और देखिए आप कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर महिला है तो एक महिला उसमें बैठने में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो विमान उड़ाना हो। एक मेरे ख्याल है 20-22 घंटे की हवाई यात्रा करके 5 महिला विमान चालकों का दल भारत में आया था अभी। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। वेट लिफ्टिंग को देख लीजिए, बॉडी बिल्डिंग को देख लीजिए, सारे क्षेत्र महिलाओं के लिए खुले हैं। और यहाँ मुझे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब लड़कियाँ कुछ बहुत अच्छा काम करती हैं, अरे बहुत बढ़िया काम किया, तो समाज में से प्रतिक्रिया आती है कि अरे इसने तो बहुत अच्छा काम किया, ये तो आपके बेटे, ये तो आपका बेटी नहीं बेटा है। मैं कहती हूँ कि उसको वहाँ पर बेटा कहकर उस बेटी का मान कम मत कीजिए, क्योंकि अच्छा काम किया है तो बेटा है, इसका मतलब है कि आप उसको कम आंक रहे हैं, है ना। तो उसकी योग्यता है। और आज जो समाज में जिन माता पिता की बेटियां हैं, मुझे लगता है कि वो बेटों के बनिस्बत बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हैं।
तो जो रोकते टोकते हैं उनको अपनी बेटियों से अपने सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं, और वो उन्हें मौन रहने के लिए काफ़ी है, मुझे लगता है। आप एक शिक्षक भी हैं, तो जो यूथ है उससे आप काफ़ी करीब से जुड़ी हैं। आप देखती हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके थॉट क्या चल रहे हैं, क्लास चल रही है तब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत करीब से देखती होंगी। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो यूथ है फ़िलहाल के वक्त वो किस दिशा में जा रहा है? यूथ सही दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है। चूँकि मैं युवाओं को पढ़ाती हूँ, तो महसूस करती हूँ कि जो एक चीज़ तो मैंने महसूस की कि जो आज का युवा है, वो लड़कियों का, जो अपने सहपाठी हैं, उनका सम्मान करता है। मैंने ये चीज़ देखी है। दूसरा, एक जो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है लड़के लड़कियों के बीच में, वो उनकी जो बॉन्डिंग है वो मुझे बेहतर लगती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि OTT प्लेटफॉर्म जिससे जो हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को हमारे संस्कारों से भटकाने का काम कर रहे हैं। वो जो परोसते हैं उसे युवा सच मान लेते हैं कि हाँ ये सच है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भटकाव नज़र आता है। लेकिन उसके लिए हम युवाओं को दोष नहीं दे सकते। उसके लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज़ या इस तरह के जो जिनका निर्माण हो रहा है, उनको मैं गलत मानती हूँ। लेकिन युवा जो हैं वो एक तो हमारे देश का भविष्य है। मुझे लगता है कि युवा आजकल ये चीज़ समझने लगे हैं कि हमको फालतू नहीं बैठना है। तो हर युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। वो कमाने का सोचता है, और वो ये सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि नुक्कड़ पे बैठक होती थी, सारे मित्र बैठे बैठे रहते थे, गप्पे लड़ा रहे हैं। अभी वैसा चीज़ें कम देखने में मिलती हैं। युवा मुझे लगता है कि काम में लगे रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या मार्केटिंग से संबंधित हो। पर आज का जो युवा है, मुझे लगता है कि वो मेहनती है। और मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उन लोगों से ये हमेशा एक सीख देती हूँ उनको कि समय की कीमत, समय की कद्र करें, समय की कीमत को पहचानें, और जितना समय आपको मिला है उसका सदुपयोग कर लें। क्योंकि भविष्य के जो राष्ट्र निर्माता हैं वो युवा हैं। युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। तो अगर युवा हमारा कर्मठ और अपने कार्य के प्रति ईमानदार होगा, संस्कारित होगा, तो निश्चित रूप से देश उन्नति करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है अभी भी हमें किन बदलावों की ज़रूरत है? शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि व्यवहारिक ज्ञान अधिक होना चाहिए बजाय किताबी ज्ञान के। चूँकि मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मेरा बच्चों से आग्रह रहता है, विद्यार्थियों से आग्रह रहता है कि अगर आप 100 में से 80 नंबर नहीं लाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ ज़िंदगी के इम्तिहान हैं वहाँ आपको पास होना है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट में 80-90% ले आते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें कहूँगी कि चलो आओ हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो कोई एक विषय ऐसा होगा जो शायद सिर्फ उनकी रुचि का होगा। यदि मैं पूछूंगी कि वर्तमान राजनीति में क्या चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा मन की बात में, तो शायद बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो जो एक व्यवहारिक ज्ञान है, आपके समाज में क्या हो रहा है, आपका भौगोलिक ज्ञान, आपका सामान्य ज्ञान, आपका व्यवहारिक ज्ञान, ये सारे ज्ञान किताबों से इतर ज़रूरी है। तो शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा न बना करके कर्मठ बनाए और व्यवहारिक बनाए। मैम, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मूवमेंट या स्टोरी जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो या इंस्पायर करता हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? पहले मैं अपनी बेटी से बात शुरू करती हूँ। जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे
एक बेटी की बड़ी चाह थी। बेटी हुई, बड़ी खुश हुई मैं। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो पहली बार तो ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं रही, लेकिन जब दूसरी बेटी हुई तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, जिनमें उदासी भरी प्रतिक्रियाएं ज़्यादा थी। लोगों का जो बोलना था वो ये था, अरे चलो बेटी हो गई दूसरी, चलो कोई बात नहीं, तीसरा बेटा हो जाएगा। इस तरह की जब प्रतिक्रिया हुई तो उस वक्त माँ तो हमारे हमेशा ही करीब रहती है। मेरी माँ अभी भी हैं। मुझे उनकी बात याद आई कि उन्होंने मेरे भाइयों में और मुझ में कभी फ़र्क नहीं किया, और उन्होंने जितनी आज़ादी मेरे भाइयों को दी थी उतनी मुझे भी दी। तो मुझे लगा कि यहाँ ये आवश्यक है। और माँ हमेशा कहती थी कि अपने स्त्री होने का, अपने बेटी होने का गर्व होना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रही, और मैंने अपनी बेटियों को बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश दी। मैं चाहूँगी कि हर स्त्री को ये सोचना चाहिए कि बेटी को जन्म देकर उसने कुछ गुनाह नहीं किया है, और बेटी को बेटा नहीं समझना है, बेटी को बेटी होने की तरह ही परवरिश देना है। मैंने कई ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो बेटी होकर पूरा घर संभालती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, और कई बार तो जो सिंगल पेरेंट हैं उसमें भी पुरुष उस तरीके से बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता जिस तरह की स्त्री करती है। तो ऐसे कई उदाहरण थे, लेकिन मैंने इस अपने स्वयं को एक उदाहरण रखा और बेटियों को भरपूर आत्मविश्वास के साथ परवरिश दी, वैसा ही आत्मविश्वास जो मुझे अपनी माँ से मिला था। तो सबके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला दिवस तो एक दिन होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर दिन हमारा है। अभी आपने बात की थी कि आपकी मम्मा ने कभी आपको और आपके जो भाई लोग थे उनको अलग नहीं समझा, तो उसी से मैं जेंडर इक्वालिटी को लेकर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि लोग बात करते हैं कि बराबर हैं, लेकिन कई जगह पर बराबर नहीं देखा जाता, या महिलाएं ऊपर चली गई हैं तो बहुत सी बातें की जाती हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये असल में जो लैंगिक समानता जिसको हम कहते हैं, है ना, जेंडर इक्वलिटी, अभी भी ये दुर्भाग्य है कि इस धरती पर अभी भी लैंगिक असमानता है। क्योंकि अगर हम अपने परिवेश में बात करूं तो ये थोड़े मुट्ठी भर के लोग हैं, है ना। बाकी मैं जब मुझे याद है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर चाय के बगीचे हैं। जब मैंने पूछा, चूंकि लेखन का कीड़ा कुलबुलाता रहता है, डायरी साथ में रहती है, तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे उत्सुकता से पूछा कि भाई दिन भर की कितनी पगार मिलती है। तो पता चला कि महिलाओं को मिलते थे 65 रुपये और पुरुषों को मिलते थे 85 रुपये। ये लैंगिक असमानता है, जबकि काम स्त्रियां ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा ईमानदारी से करती हैं। पुरुष कई बार किनारे पे बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, कोई गुटखा खाने चला गया तो थूकने चला गया। औरतें बिल्कुल अपने इत्मीनान से एक स्पीड से फटाफट ऐसे पत्तियां तोड़ती थी, लेकिन पैसे उनको कम मिलते थे। अभी हम किसी से पूछ नहीं सकते कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके समाज में वो सब चीज़ें रच बस गई, उनको पता है कि ऐसा ही होगा। तो ये जो स्वीकार्यता है ये गड़बड़ करती है। हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, तो ये चीज़ ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। दूसरा, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दूसरा एक उदाहरण है कि पेरेंट्स कहते तो हैं कि हम तो बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं करते हैं ना, लेकिन यदि बेटी कुछ करती है तो अरे बेटी के यहाँ का नहीं लेना है ना, वो चीज़ गलत है। बेटा नहीं लाता है लेकिन बेटी लाती है तो बेटी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं बेटी का नहीं रखना, बेटे का रखना
ये दिमाग में उनके है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वर्किंग प्लेस पे आज भी पुरुष स्त्री बॉस को एकदम से नहीं स्वीकार कर पाता है। उसका मेल ईगो होता है कि अरे स्त्री बॉस कैसे हो सकती है। तो लैंगिक असमानता अभी भी है। अभी भी हम हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों में इंटीरियर में चले जाते हैं तो वहाँ पर आज भी लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। कई जगह पैदा होते ही उसे या तो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या दूध से भरे बर्तन में डाल दिया जाता है ताकि उसका दम घुट जाए और वो मर जाए। तो लैंगिक असमानता का मुद्दा अभी भी अनफॉर्चुनेटली कहीं न कहीं तो जीवित है। हालांकि एक बड़ा तबका उससे निकल चुका है बाहर, लेकिन फिर भी। और देखिए, अगर पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं तो ये तय होता है कि दोनों जब साथ में घर आएंगे तो चाय तो महिला ही बनाएगी, भाई पुरुष चाय क्यों नहीं बनाएगा। लेकिन अभी आपने बीच में युवाओं की बात की थी, तो एक ये थोड़ा सा सुखद लगने लगा है आजकल कि 25 से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो दोनों वर्किंग हैं, तो कहीं जगह पर मुझे अब ये देखने में आता है कि जो पति है, मतलब जो नया नया पापा बना है, वो बेटे के डायपर भी बदल देता है। ये अब होने लगा है, मगर ये बदलाव बहुत धीरे धीरे और बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है। हम इसको पूरे परिदृश्य में स्वीकार नहीं कर सकते अभी। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि मैं फिर बार बार कहती हूँ कि स्त्री जब तक खुद का सम्मान नहीं करेगी, खुद से प्रेम नहीं करेगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। वुमेंस डे करीब आ रहा है, तो आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे? वुमेंस डे, देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हर दिन हमारा दिन है ना। लेकिन चूंकि हम दिवाली भी एक ही होती है, होली भी एक होती है, बर्थडे भी एक होता है, तो ठीक है, एक ख़ास दिन हमको कर लेना चाहिए। और वो ख़ास दिन इसलिए भी मना लेना चाहिए क्योंकि उसके मनाने का दिन का औचित्य है, क्योंकि ये वो दिन है जब यूरोप में महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और उसको जीता था। तो इसलिए ये दिन बिल्कुल मनाएं। और मैं हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लैंगिक असमानता की बात थी, हमारा माइंड इतना सेट है कि हम जब खिलौना खरीदने जाते हैं तो हम लड़की के लिए गुलाबी रंग ले लेते हैं, लड़के के लिए ब्लू, लड़की के लिए हम गुड़िया या किचन सेट लेते हैं, लड़के के लिए हम बंदूक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। तो ये लैंगिक असमानता हमारे दिमाग की उपज है। हम बड़े उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम लड़के के लिए किचन सेट ले जाएं कि भाई चलो तुम भी खाना बनाना सीखो, तो हम नहीं करते हैं। तो मैं इस महिला दिवस पर ये संदेश दूंगी कि अपने बेटों को गुलाबी कपड़े पहनाएं। गुलाबी कपड़ों में भी लड़के बहुत खूबसूरत लगते हैं। रंगों को जेंडर में मत बांधिए, खिलौनों को जेंडर में मत बांधिए। अगली बार किसी मित्र के बच्चे के लिए खिलौना लेके जाएं तो एक किचन सेट खरीद लिए, हो सकता है वो विकास खन्ना जैसा बढ़िया शेफ बन जाए। तो ये हम अपने जो माइंड सेट है ना, उससे हम बाहर निकलें। तो सिर्फ एक दिन के लिए महिला दिवस मना लेने से लैंगिक असमानता ख़त्म नहीं होगी। हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में हमको इस विचार को ज़िंदा रखना होगा कि स्त्री पुरुष बराबर हैं। स्त्रियों में स्त्रियोचित गुण होते हैं, वो स्वाभाविक है। पुरुषों में पुरुषोचित गुण होते हैं, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाए। और स्त्री खुद का सम्मान करेगी तो पुरुष भी उसका सम्मान करेगा और बाकी घर वाले भी करेंगे। तो बस यही इस महिला दिवस पर यही संदेश कि अपनी स्त्री होने का गर्व करें और अपना सम्मान स्वयं करें। लेखन के क्षेत्र में आप काफ़ी टाइम से हैं, साहित्य से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो फिलहाल आप किसी सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं, खास सब्जेक्ट पर? हाँ, अभी मेरा एक कविता संग्रह आ रहा है बोधि प्रकाशन से,
उस संग्रह की एक खास बात है कि उसमें एक खंड पूरा स्त्रियों को समर्पित है, एक खंड में सिर्फ स्त्री को लेकर के कविताएं हैं। और इसके साथ ही एक जो मेरा पैरेलल प्रोजेक्ट है वो है एक उपन्यास मैं लिख रही हूँ, जो कि एक अनाथ बच्ची अनाथ बच्ची दूसरी अनाथ बच्ची को पालती है। मतलब एक किशोरी है, वो छोटी बच्ची को पालती है जिसके माता पिता का पता नहीं रहता, और वो बड़ी होकर के पूरे घटनाक्रम का ताना बाना रहता है। और फिर वो पूरा उपन्यास है वो एक नर्स की जीवन पर आधारित रहेगा। तो एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है और एक ही कविताओं का प्रोजेक्ट है। कविताओं से ही मैं कुछ लाइंस अपने दर्शकों के लिए आप सुना दे रही तो अच्छा होता। क्योंकि माहौल जो है वो महिला दिवस का है, और मैंने अभी जैसा अपनी बातचीत में जिक्र भी किया कि महिलाओं की स्थिति हर जगह एक सी नहीं है। अच्छा, कई बार मैंने ये चीज़ भी देखी है कि हमें दिखता है कि ये महिला तो बहुत वैसा लगता है कि बिल्कुल आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है, लेकिन कई बार पता नहीं होता है कि वो किस तरह उस जाल में जकड़ ली जाती है। तो सारी स्त्रियां तो नहीं, लेकिन आधी आबादी का आधा और आधा हिस्सा ज़रूर इस जाल में फंसा हुआ है, जो मैं अपनी यहाँ कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है जाल या क्षितिज। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी। उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, मैं अंतर्मुखी थी। उसने कहा तुम गुन्नी हो। मैंने तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा। उसने कहा खर्चीली हो। मैं ठहर गई, कुछ नहीं किया। उसने कहा तुम निकम्मी हो। मैंने अपनी धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आसमान चाहा, उसने जाल बुन दिया। तो क्या मेरा कुछ भी नहीं, ना धरती ना आसमान? उसने दरिया दिली दिखाई, मुझे क्षितिज दे दिया। कहा जा पूरा क्षितिज तेरा। जो दिखाई तो दिया पर हाथ नहीं आया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी स्त्रियों की ये पीड़ा है कि उन्हें आसमान नहीं मिलता, उनके हिस्से का आसमान भी नहीं मिलता। क्षितिज मिल जाता है जो दिखाई तो देता है मगर हाथ नहीं आता है। ज्योति मैम ने हमें कई सारी बातें बताई। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कब स्टार्टिंग ये बताया, साथ ही हमारा युवा कहाँ जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी सोच में हमें किन बदलावों को लाने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी मैम ने बताया। तो अगर आप अपने दिमाग में ये थॉट्स लाएंगे तो ये हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और महिलाओं को लेकर मैम ने एक बात कही है कि जब तक महिलाएँ खुद को ताकतवर नहीं मानेंगी और ये नहीं सोचेंगी कि हाँ हम कर सकते हैं, तब तक शायद लोगों की जो मेंटालिटी है उसे चेंज करने में हमें वक्त लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.